हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम मेटल्स नॉन मेटल्स क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, आप चाहे किसी भी सैम्पल पेपर या कहीं से भी पढ़ लो बेटा, अगर इन क्वेश्चंस को छोड़कर गए तो पछताना पड़ सकता है। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और फटाफट इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे इंटायर चैप्टर को बहुत डिटेल में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि आपको सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एमसीक्यू एंड नोट्स मिले तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी हैं और वीडियोस भी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बेटा, नेम अ मेटल विच, कुछ मेटल्स के बारे में है। तो क्या है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है बेटा, मेटल जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है कौन सा। तो मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज अ सिल्वर। इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। ध्यान रखना, सिर्फ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट नहीं, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों बेटा, दोनों। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इवन वी कैन से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दोनों होता है सिल्वर। दूसरा, हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। कौन से मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो बेटा गैलियम, गैलियम और सीजियम दो है बेटा, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम हैज अ वेरी लो, या हमारे पाम के हीट के टेम्परेचर से भी पिघल जाते हैं। जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर आप इसको हाथ पे रखो ना तो हाथ की हीट से भी ये पिघल जाएंगे। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कौन सा, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। ठीक है, सीजियम नहीं लिखा है यहाँ पर, गैलियम लिखा सिर्फ, बट सीजियम भी बताना आपको। डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ऐसा कौन सा मेटल है। तो सिल्वर और गोल्ड बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते, बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आते हैं, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये सारे रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, है ना। एंड द लास्ट इज द मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल बेटा गोल्ड। डक्टाइल का मतलब जिनको खींचकर वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो लगभग 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। आई होप ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से रखना। अगला क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। सुनो 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 सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, आपके एग्जाम के नजरिए से ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान से सुनना कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती। बेटा किसी भी मेटल को अगर आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे ना, मेटल को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन अगर मेटल को आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो नाइट्रिक एसिड के साथ ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। उसका मेन रीजन है बेटा कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी नाइट्रिक एसिड जो है हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा सुनो, क्या है, होता क्या एक्चुअली बेटा कि नाइट्रिक एसिड HNO3, जब इसके अंदर कोई भी मेटल डालते हैं, कोई भी मेटल डालते हैं, जस्ट लाइक आयरन डालते हैं हम, कोई भी मेटल डालते हैं बेटा, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाता तो है, हाइड्रोजन गैस बनती तो है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी वजह से क्या होगा कि तुरंत ही इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देते हैं। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देने वाला। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, जो तुरंत ऑक्सीजन देगा और तुरंत रिएक्ट कराएगा। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तुरंत ही इसको ऑक्सीजन देकर वाटर बना देता है। क्या बना देता है बेटा, वाटर। तो नाइट्रिक एसिड में जब भी मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इसलिए इवॉल्व नहीं होता क्योंकि बनने वाले हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देता है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वाटर बना देता है। अब क्योंकि अंदर ही हाइड्रोजन गैस निकला और अंदर ही वाटर बन गया तो हमें बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं देता, इसलिए हम कहते हैं कि मेटल जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। नहीं निकलने का यह मतलब नहीं कि हाइड्रोजन गैस बनती नहीं है, हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये ऑक्सीजन दे देता है हाइड्रोजन को और वाटर बना देते हैं, और इसलिए हमें हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई नहीं देती, निकलती हुई दिखाई नहीं देती। इसका यह मतलब नहीं कि बनता नहीं, बनता है, बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं। चलो रीजन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मोस्ट मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रिक एसिड HNO3, बेटा इसमें HNO3 में जो आपका O3 है ये छोटा होता है, ठीक है। HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा। इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड प्रोड्यूसेस टू वाटर, और खुद
नाइट्रिक एसिड खुद ऑक्सीजन देने के बाद या तो NO2 बना देगा या NO बना देगा या N2O बना देगा, खुद रिड्यूस हो जाता है। इट गिव्स ऑक्सीजन टू द हाइड्रोजन एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूसेस टू NO2, NO एंड N2। इस फॉर्म में वो खुद रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा टाइम लिया बेटा, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा टाइम लिया ताकि आपको अच्छे समझ में आए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल, जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है बेटा, इसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। पहले ये समझते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। फिर सुनो, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करते हैं, या ये कह लो कि वो एसिड और बेस दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना सकते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को जनरली हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा, वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब बेसिक नेचर होने की वजह से वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा तो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, वरना मेटल ऑक्साइड्स कभी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो अगर कोई बेस के साथ रिएक्ट कर पा रहा है और सॉल्ट बना रहा है, इसका मतलब वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोस व्हिच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस एंड कैन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर और कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसको एम्फोटेरिक क्यों बोलते हैं, अब आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना सकता है, इसलिए जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। चलो आंसर पढ़ते हैं। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, thus zinc oxide is called amphoteric oxides of course। अब देखो रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे किसी एम्फोटेरिक को तो वो बेस जैसा बिहेव करेगा। जब किसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो बेस जैसा बिहेव करेगा, और बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सिमिलरली जब बेस के साथ किसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड को रिएक्ट करेगा तो वो एसिड जैसा बिहेव करेगा। वो अपना बिहेवियर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सामने वाला कौन है, एसिड है या बेस है। अगर ये बेस होगा तो एसिड जैसा बिहेव करेगा, अगर ये एसिड है तो बेस जैसा बिहेव करेगा। अब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है ये, तो सोडियम जिंकेट बना रहा है और H2O बना रहा है। ये दोनों रिएक्शंस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पे लेकर आया हूं मैं एग्जांपल के तौर पे। आपकी एनसीईआरटी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल है तो इसलिए वो भी याद करना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाले एग्जांपल भी याद करना है आपको और जिंक ऑक्साइड वाला भी, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर है, याद जरूर करना बेटा, पढ़ जरूर लेना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक टॉपिक है, डार्क ब्लैक कलर में बोल्ड कलर में लिखा होगा, बोल्ड में होगा, वो पढ़ लेना। समझ में आया? उम्मीद है आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल कंडक्ट क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द। अगला सवाल, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने इस पीपीटी के अंदर बेटा जितने भी क्वेश्चंस लेकर आया हूं बेटा वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत चला जाना, मैं आराम से कराऊंगा बट आपको सारी बात समझ में आएगी, इस बात की गारंटी है। समझो, why does calcium starts floating when it reacts with water? क्यों कैल्शियम वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, क्यों तैरने लग जाता है? सुनो सुनो सुनो, होता क्या है, कैल्शियम मेटल है, कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट नहीं जनरली या तो मेटल ऑक्साइड या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, सॉल्ट नहीं बनता, सॉरी गलती से बोल देते हैं, कभी कभी हो जाता है। जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा या तो ऑक्साइड बनेगा, यहां हाइड्रोक्साइड बना। अब हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी बनता है, तो एक्चुअली है क्या बेटा, आपने वाटर लिया और यहां डाला आपने एक छोटा सा मेटल, मान लो कैल्शियम, कैल्शियम डालने की वजह से यहां पे हाइड्रोजन गैस बना। अब हाइड्रोजन तो गैस है, गैस अगर वाटर में निकलेगी तो बबल्स के फॉर्म में निकलेगी। किस फॉर्म में निकलेंगी? बबल्स के फॉर्म में। ये बबल्स क्या होते हैं, इसके अंदर हवा भरी होती है। कौन सी हवा भरी होती है? हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस फिल्ड होता है उस बबल के अंदर। अब ये बबल चिपक जाते हैं इस मेटल के ऊपर। मेटल के ऊपर चिपकने की वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और सॉरी डेंसिटी घट जाती है। क्या उल्टी बातें कर रहा हूं आजकल में। इसकी डेंसिटी घट जाती है बेटा, और डेंसिटी घट जाने की वजह से ये ऊपर आके फ्लोट करने लगता है। सब पर समझो, सवाल में क्या है, कैल्शियम की फ्लोट करने लगता है। व्हेन कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोजन or bubbles of hydrogen gas form which sticks on the surface of metal and starts floating। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात। कैल्शियम reacts with water with cold water to form calcium hydroxide and hydrogen gas। The bubble of hydrogen gas produced sticks to the surface of calcium and hence it starts floating।
सिंपल। हाइड्रोजन गैस के बबल सरफेस पे चिपक जाते हैं मेटल के, अब मेटल को ऊपर लेकर आ जाते हैं, तैरने लग जाते हैं। ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, मैग्नीशियम के साथ भी है। तो दोनों पे सवाल आ सकता है। ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम, मैग्नीशियम बेचारा नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, नॉर्मल वाटर के साथ। तो जब नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो मैग्नीशियम का नाम लेना कि मैग्नीशियम पानी के सतह पे क्यों तैरने लग जाता है भाई, इसलिए क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं जो मैग्नीशियम के ऊपर चिपक जाते हैं, उसको ऊपर लेकर आ जाते हैं, तैरने लग जाता है। समझ में आई बात? चलो अगला सवाल। नेम टू मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। दो मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो गोल्डन सिल्वर, साथ में प्लैटिनम भी बोल सकते हो, तीसरा भी बोलते हो, एडवांस लो भाई, एक और ले लो हमसे, ठीक है। ये बहुत हाई कम रिएक्टिव होते हैं ना भाई, तो कम रिएक्टिव मेटल किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, अब वाटर के साथ तो बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम है, ये सब रिएक्टिव नहीं होते। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, एल्यूमिनियम। ये यार देखो, मैं यार जितने भी क्वेश्चन खुल रहे हैं बस मन कर रहा है कि उस पर 1-2 बार और इंपॉर्टेंट लिख दिया जाए, इतनी इंपॉर्टेंट है सारा। सवाल है, एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल। ऑफ कोर्स रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से एल्यूमिनियम यहां आता है, उसके बाद जिंक वगैरह आता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम यहां आया। अब देखो इतने ये सारे हाई रिएक्टिव के मिडल रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा हाई नहीं, मिडल रिएक्टिव बोल सकते हैं। तो क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिव मेटल है, फिर भी उसको खाने में पैक करने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? खाने के साथ नहीं रिएक्ट कर सकता क्या? उसमें वाटर है और बहुत सारी चीजें, सॉल्ट है, बहुत सारी चीजें होती हैं खाने में, ऑयल भी होता है, उनके साथ रिएक्ट भी तो कर सकता है। वो तो रिएक्ट क्यों नहीं करता? क्यों हम एज अ फॉइल यूज करते हैं उसको? फूड पैकिंग के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल को? तो रीजन सुनो, एल्यूमिनियम में क्यों यूज कर रहे हैं हम? रैप करने के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल होने की वजह से उस पर कंडक्शन ऑफ हीट करने की एबिलिटी है, और अगर एल्यूमिनियम गर्म हो रहा है खाने को भी लंबे समय तक गर्म रखेगा, इसलिए हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। दूसरा, उसके ऊपर लेयरिंग होती है, वो लेयरिंग फूड को प्रोटेक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करने देता फूड को, साथ में एटमॉस्फेयर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। चलो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। एल्यूमिनियम इज अ स्ट्रॉन्ग एंड चीप मेटल। पहली बात, मजबूत भी है, सस्ता भी है। इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट की वजह से वो खुद गर्म होगा, खाने को भी लंबे समय तक गर्म रखेगा, ठीक है। बट इट इज हाईली रिएक्टिव, ऑफ कोर्स है। तो उससे क्या होगा? व्हेन इट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, जब इसको एयर में या नमी में ऐसे छोड़ देंगे, इट्स सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस लेयर डज नॉट अलाउ मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद अ फ्रेश मेटल and hence protects the metal underneath from further damage or corrosion. Underneath का मतलब नीचे वाला। तो मेटल है, जैसे हवा के कांटेक्ट में उसके ऊपर एक लेयर बन गई, या फिर हम खुद भी बनाते हैं, लेयर बनेगी, किसकी लेयर बन गई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर जो लेयर बनी है, ये बाहर के एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करने देगा और फर्दर कोरोसिव जंग नहीं लगेगा। Thus, after the formation of this protective layer, aluminium oxide, aluminium becomes resistant to corrosion. Corrosion नहीं होता, जंग नहीं लगता। It is because of this reason that although aluminium is highly reactive metal, it's still used in a food packing. हाई रिएक्टिव होने की वजह से ये बाहर के एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना देता है, और ये लेयर होती है प्रोटेक्टिव, जिससे फर्दर कोरोजन नहीं होता और साथ में फूड में भी कोई नुकसान नहीं होता। तो उम्मीद है ये पढ़ो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की, मैं इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करो और उसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल। अ मेटल एक्स कंबाइंड विद अ नॉन मेटल वाई। एक मेटल है एक्स, एक मेटल है एक्स, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एक नॉन मेटल के साथ, वाई के साथ, नॉन मेटल के साथ, NM लिख देता हूं। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है मेटल नॉन मेटल को ही इलेक्ट्रॉन देता है। मेटल के पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, नॉन मेटल के पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, टू फॉर्म कंपाउंड, ये दोनों कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड होता है हमारा Z। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड। अ बॉन्ड formed by the transfer of electron are called ionic bond. जो भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो ये XY को जो कंबाइन करने वाला जो यहां पे बॉन्डिंग है, दिस बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड Z है लेकिन ये Z XY के बॉन्ड से बना है, और ये बॉन्ड कौन सा? आयनिक बॉन्ड है, ठीक। दूसरी बात, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड Z। अगर ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है
तो आयनिक कंपाउंड का क्या मतलब है बेटा, ये एक्स मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl का। NaCl बेटा, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अच्छा, तो प्लस और माइनस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। दो आयंस के बीच में जो फोर्स होता है बेटा, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, a very high amount of energy required to break that bond. उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर टू मेल्ट दैट आर टू सेपरेट द सोडियम एंड क्लोरीन। किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो कंपाउंड आयनिक हुआ तो इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है बेटा। रीजन सवाल में ये था कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वी नीड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दैट बॉन्ड। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात? चलो, ये उम्मीद है ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कंपाउंड Z in as आयनिक कंपाउंड, thus it has a high melting point and boiling point। आयनिक कंपाउंड, इन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि आयनिक कंपाउंड इसलिए, बट इसका और फर्दर अगर आप बताओगे कि आयनिक होने की वजह से क्यों है, आयनिक तो है वो तो हमने बता ही दिया, लेकिन आयनिक होने की वजह से आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें उसको तोड़ने के लिए। तीसरी बात, वेल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन केरोसिन और पेट्रोल। क्या इसे हम केरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। केरोसिन और पेट्रोल जो है ना, ये आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। कैसे कंपाउंड्स होते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड होते हैं बेटा आपके आयनिक कंपाउंड, ये पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? पोलर का क्या मतलब, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो इनको हम पोल बोलते हैं, डाइपोल। और जिन कंपाउंड के अंदर ऐसे चार्ज होते हैं प्लस माइनस, तो ऐसे कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं। तो पोलर कंपाउंड ऐसे जो आयोन से बनते हैं बेटा, उनमें पोल्स होते हैं प्लस माइनस के, तो ऐसे कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं। और जो हमारा पेट्रोल, जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड चीजें, वो सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। और इसलिए नॉन पोलर कंपाउंड में पोलर कंपाउंड कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता बेटा। हमेशा सेम नेचर के लोग ही एक साथ बैठा करते हैं, उच्च नीच की भावना नहीं होती, वही एक साथ बैठते हैं, वरना अंदर अंदर चल रहा होता है, ये तो ऊंचे हैं ये नीचे हैं, है ना। तो पर्सन की जो एबिलिटी है वो सेम अगर एक साथ बैठे तो सही लगता है ना। प्रोफेसर्स के साथ, है ना, सेम एज पोलर के साथ डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व होंगे। थर्माकोल आप लोगों ने देखा होगा, थर्माकोल को पानी के अंदर डालो कुछ नहीं होता, लेकिन उसे थर्माकोल को उठा के पेट्रोल में डाल दो, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। मैंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ था बेटा, वीडियो शॉर्ट्स में है अवेलेबल, आप देख लेना कि ये आयनिक कंपाउंड है, आयोन से, इसलिए पोलर है। पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। चौथी बात, will this compound be a good conductor of electricity? Of course इसमें ions है, ions होने की वजह से this is good conductor of electricity, but in molten state। Ionic compounds are good conductor of electricity but in molten form। molten का मतलब होता है पिघला हुआ फॉर्म, और liquid state it is a good conductor of electricity। generally ionic compounds are good conductor of electricity in liquid state or molten form, but in solid state it's a bad conductor of electricity। Why? Because in solid form there is a very high forces of attraction by which electron does not able to move freely। इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते फ्रीली। अब इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीली मूव नहीं करेंगे बेटा, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम करंट बोलते हैं। अब मूव ही नहीं कर रहे हैं तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो सॉलिड फॉर्म में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयंस मूव नहीं कर पाते, इसलिए सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन लिक्विड स्टेट में आयंस फ्री होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर पाते हैं। और क्योंकि उसमें आयंस होते हैं इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब उठाकर पढ़ लेना, नोट्स अवेलेबल होंगे, डाउनलोड करके पढ़ लेना। अगला सवाल, चलो ये बनता कैसे ये देखते हैं। सवाल में लिखा है, बाय द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन द मैग्नीशियम क्लोराइड एंड आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट। सुनो बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर क्लोरीन। ओके, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्चुअली इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, फिर 2। तो सबसे बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, मेटल है ना, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ये मैग्नीशियम 2+ बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बाहर।
क्लोरीन की बात अगर करोगे बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होते हैं, पहले शेल में 2, 8, 7। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला गेन करेगा? क्योंकि बाहर के शेल में 8 करने होते हैं, बाहर के शेल में 8 करने होते हैं, तो 7 तो है इसके पास, एक चाहिए होगा इसके पास, तो एक लेगा। तो ये क्लोरीन क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए Cl नेगेटिव बनाता है। ओके, ये 2+ Cl। अब होता क्या है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। बेटा मैं एक को डॉट से बना रहा हूं, एक को क्रॉस से बना रहा हूं, हालांकि है दोनों इलेक्ट्रॉन ही, ये भी इलेक्ट्रॉन से डॉट वाले है, क्रॉस वाले भी इलेक्ट्रॉन है। बस मुझे डॉट और क्रॉस से ये पता चल जाएगा कि डॉट वाला मैग्नीशियम का है, क्रॉस वाला क्लोरीन का है। दैट्स वाई हम ऐसा बनाते हैं, वरना सबको डॉट से ही बना सकते हैं। डॉट और क्रॉस इसलिए बनाते हैं ताकि पता चल जाए कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। अब बेटा क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऐड करने के लिए एक ही। मैग्नीशियम इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन के पूरे हो गए। अब मैग्नीशियम का एक और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? मैग्नीशियम जब भी देगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी शर्त है, मैं नहीं दे रहा एक भी इलेक्ट्रॉन। हमसे अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों लो, वरना नहीं देंगे हम तुमको, जी दी इसकी। तो क्लोरीन कहेगा हाँ हमारे पास एक और भैया है, इनके पास भी साथी है, इनको भी एक चाहिए, समझे? क्लोरीन तुरंत जाएगा, भगा 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 अपने भाई के पास, कहेगा भाई चलो कुछ मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 7 है तुम्हारे पास 8 हो जाएंगे। ये भी आ जाता है एक और क्लोरीन, इसका क्योंकि मैग्नीशियम की शर्त है बेटा कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्लोरीन एक ही एक्सेप्ट कर सकता है, उसका पेट भर गया, तो एक और भूखे क्लोरीन को लेकर आएगा, कहेगा आजा मिल रहा है इधर, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? Mg एक ही है जिसपे 2+ का चार्ज है। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। बेटा इसके इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं शो कर रहे? क्योंकि इसने लूज कर दिया, दे दिए तो खाली हो गया ना। क्लोरीन के पास 7 थे, इसने एक ले लिया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज। और कितने क्लोरीन है? 1 2 नीचे लगाएंगे, नीचे वो नंबर लगाते हैं जितने हमने लिए, 2 क्लोरीन। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बना हमारा MgCl2। समझ में आया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बनता है? अच्छा, आयनिक कंपाउंड और सॉलिड give reason. Ionic compounds are solid because of very high forces of attraction between the atoms. 2 एटम्स के बीच में या मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड और रेजिड नेचर के होते हैं। सिंपल। अगला सवाल, थर्मिट रिएक्शन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल भी। मैं थोड़ा सा आराम से करवा रहा हूं, मैं चाहता हूं ये चैप्टर आपको अच्छे से आए। मैं एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहा, सब कुछ बता रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं छूटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा आपके एग्जाम में जो आपको छूट जाएगा। मैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके पेपर में आ जाए और आपको पछताना पड़ेगा यार कहां से पढ़ गया, गारंटी देता हूं। देखो बस एक बार। अगला सवाल, बस चैनल को जाओ सब्सक्राइब करो, इस पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी जहां से पढ़कर आपके पूरे नंबर आएंगे। 10 दिन पहले भी आपको ये चैनल मिल गया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना, पूरे नंबर है आपके, पढ़ना शुरू करो बस। Write the equation for the Thermit reaction and mention its application of Thermit reaction. Thermit reaction क्या होती है बेटा? इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्म वर्ड यूज है ना, थर्म मतलब हीट होता है। जहां पे भी थर्मल वर्ड आ जाए ना बेटा, उसका मतलब हीट होता है। तो जब आयरन ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, और आपका आयरन बनता है। इस रिएक्शन में जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो बहुत हाई अमाउंट में हीट नहीं, वेरी हाई अमाउंट में हीट निकलती है। इतनी ज्यादा हीट निकलती है बेटा कि अगर रेल की पटरी है बीच में टूटी हुई, मैंने यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड डालकर आयरन ऑक्साइड डालकर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा दिया ना, अगर मैंने आयरन ऑक्साइड डालकर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा दिया ना बीच में, तो ये पिघल जाएगा। यहां पर इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है, और पिघलने के बाद ये लगभग एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं अच्छे से। और जनरली वी कैन से कि रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में या फिर मशीन के क्रैक्स को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। तो एप्लीकेशन क्या? थर्मिट वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स एंड मशीन पार्ट्स में ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जनरली मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल, और रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गई थर्मिट रिएक्शन क्या है? ये थर्मिट रिएक्शन है। व्हेन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, इट फॉर्म्स iron plus aluminum oxide and very high amount of heat released, and this heat is used to join the railway tracks and cracked machines. Okay, now next question, what is aqua regia? अच्छा aqua regia नहीं लिखा है यहाँ पर, बताते हैं।
एक्वारीजिया क्या है बेटा? ये मिक्सचर है। क्या है ये? मिक्सचर है। एक्वारीजिया क्या है बेटा आपका? एक्वारीजिया क्या है आपका? एक्वारीजिया एक मिक्सचर है। किसका किसका मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। किस रेशियो में? इन रेशियो 3:1। यानी दिस इज द मिक्सचर ऑफ, एक्वारीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, कैसे डिफाइन कैसे लिखोगे? एक्वारीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. In the ratio of 3:1. Aquaresia is a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. This is the definition of aquaresia. इसको एक और नाम से जाना जाता है बेटा एक्वारीजिया को, रॉयल वाटर। किस नाम से जाना जाता है? रॉयल वाटर। क्यों रॉयल वाटर बेटा? एक तो ये बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है, बहुत ज्यादा कोरोसिव। कोई भी मेटल डालोगे सड़ा गला पिघला देगा उसको, ठीक है। इसको रॉयल वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जनरली गोल्ड एंड सिल्वर प्लैटिनम को डिसॉल्व करने के काम आता है। गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है खुद के अंदर ही, इसलिए इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। समझ में आई बात? चलो इतनी बात काफी है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एन ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफर्वेशंस, पता नहीं यार, एफर्वेशंस, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ ओर विद वन एग्जाम्पल। मुझे ओर का टाइप बताना है। सुनो सुनो सुनो। द ओर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक प्रोड्यूस दिस, हेंस इट मस्ट बी अ कार्बोनेट। बेटा कार्बोनेट ही को जब गर्म किया जाता है तो इसमें से स्मेल आती है, इफर्वेंस का मतलब स्मेल टाइप आता है, ठीक है। अच्छा, नेम द टाइप ऑफ ओर। ऑफ कोर्स दिस कैन बी जिंक कार्बोनेट या कार्बोनेट ओर। व्हाट स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर? जिसमें कार्बोनेट होता है, जिस ओर में कार्बोनेट होता है उसको कैसे निकालते हैं? तो सुनो बेटा, हम जनरली क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं बेटा। क्या करते हैं? हीट करते हैं इन लिमिटेड एयर, इन लिमिटेड एयर। तो जब लिमिटेड एयर में इनको हीट किया जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड, और फिर इसका रिडक्शन करते हैं हम। क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। तो जब भी कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं लिमिटेड एयर, इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, एंड व्हेन दिस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एनी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, जैसे कार्बन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा बेटा, तो ये बन जाएगा आपका जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। समझ में? इस तरीके से हमें प्योर मेटल, प्योर जिंक मिल सकता है, ठीक है। तो इसको रिएक्ट अलग करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शिनेशन। क्या बोलते हैं? Calcination. So calcination is a process in which carbonate ore is heated or strongly heated in limited air and converted into a metal oxide. This process is known as the calcination. ठीक है, तो देखो वहीं पर लिखा हुआ भी है कि इसको कैसे अलग करते हैं, कैसे अलग करने का तरीका क्या होता है। कन्वर्जन करते हैं हम कार्बोनेट और को ऑक्साइड में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैल्शिनेशन बोलते हैं। कैल्शिनेशन क्या होता है ये सारी बात मैं यहाँ बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी और ये रिएक्शन भी लिखी हुई है। अगला सवाल क्या है इसमें? ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। लिख दिया हमने, ठीक है, लिख दिया हमने। समझ में? देखो आगे लिखा हुआ है रिडक्शन भी करते हैं। तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि जब इसको हीट करते हैं लिमिटेड एयर में तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। अच्छा, CO2, यहाँ पे CO2 भी बनता है। और जब इसमें से कार्बन के साथ इसको रिएक्ट करा देते हैं हम, कार्बन के साथ रिएक्ट करते प्योर जिंक मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये प्रोसेस है, यानी कार्बोनेट ओर से प्योर मेटल को निकालना है तो कैल्शिनेशन करेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल। अच्छा, अगला सवाल, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम of the various steps involved in the extraction of metal from ores from metal of the medium reactivity and the metal of low reactivity। इन्होंने कहा मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी को कैसे अलग करते हैं। मैं आपको हाई रिएक्टिव का भी बता देता हूं। सुनो, हमारे जो जमीन से निकालते हैं बेटा उन्हें मिनरल बोलते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम ओर बोलते हैं। अब ओर के जनरली दो ही टाइप हैं ज्यादातर, या तो कार्बोनेट ओर है या तो सल्फाइड ओर है,
ठीक है। और जो मेटल्स निकलते हैं जमीन से वो 3 टाइप के होते हैं, वेरी हाई रिएक्टिव मेटल, मिडल रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल। हाई रिएक्टिव मेटल को अलग करने के लिए, बहुत जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनको अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं, हमें प्योर मेटल मिल जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में होता क्या है वो समझो, आपके बुक में अलग से एक इलेक्ट्रोलिसिस करके टॉपिक होगा, सुनो होता क्या उसमें। हम क्या करते हैं बेटा, हम सॉल्यूशन लेते हैं, इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा सॉल्ट या फिर एसिड डाल देते हैं, किस लिए, एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ताकि इस सॉल्यूशन के अंदर आयोन्स बढ़ जाएं, आयोन्स बढ़ जाएगा तो इसमें करंट ज्यादा पास होगा। पहली चीज, हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब हमने इलेक्ट्रोड ले लिया बेटा, इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, अच्छा अब इलेक्ट्रोड जब हम लेते हैं तो याद रखना, जो आपका मेटल होता है ना, जैसे कैल्शियम मान लो, कैल्शियम जो आपका, या एल्यूमिनियम मान लो, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम 3+ बनाता है बेटा, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अब 3+ इलेक्ट्रॉन, तो इस मेटल पे कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। ये प्लस चार्ज कहां जाना चाहेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाना चाहेगा। कहां जाना चाहेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों में नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा, जो नेगेटिव से कनेक्ट है, ये यहां जाना चाहेगा। तो हम क्या करते हैं, इम्प्योर वाले को ये बनाते हैं और प्योर वाला इलेक्ट्रोड ये बनाते हैं। मतलब मुझे जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकालना, एल्यूमिनियम चाहिए होगा जब आपको, तो हम एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे प्योर मेटल की, जैसे एल्यूमिनियम की, और दूसरा बनाएंगे जिसमें सल्फाइड या कार्बोनेट और जो भी और उसके साथ लगा हुआ है वो इसको बनाएंगे यहां इम्प्योर। जैसे करंट पास करेंगे इसमें से एल्यूमिनियम निकल निकल के यहां जाना शुरू कर देगा, एल्यूमिनियम निकल निकल के यहां जाना शुरू कर देगा। पहली बात, जब ये प्योर लेते हैं तो ये पतली स्ट्रिप होती है बेटा, ये मोटी होती है, क्योंकि ये बहुत सारा होता है, यहां से निकल निकल के दूसरे इलेक्ट्रोड पे हमें भेजना होता है। तो सारा एल्यूमिनियम निकल निकल के यहां जाने लग जाता है। इम्प्योरिटीज जो है वो इधर ही इसी पे रह जाती है, और कुछ जो पानी में नहीं घुलने वाली है वो नीचे जाके यहां बैठ जाती है। तो इस जगह को जहां पे ये मिट्टी वगैरह नीचे जाके बैठ जाती है, इसको हम एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा, सुनो, हमने 2 इलेक्ट्रोड बनाए, एनोड और कैथोड। ये प्लस वाले को हमने इम्प्योर बनाया और माइनस वाले को हमने प्योर बनाया। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहां से इम्प्योर वाले में से मेटल निकलने लग जाता है, और मेटल निकल के सारा का सारा कैथोड पे, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाले पे प्योर मेटल जाता है हमारा। ठीक है, अब सारा मेटल प्योर वाला यहां इकट्ठा हो जाएगा, और जो इसमें इम्प्योरिटीज जो पानी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुलता वो नीचे बैठ जाता है। जो नीचे बैठ जाता है उसको हम एनोड मड बोलते हैं। इस तरीके से हमारा जो प्योर मेटल है वो कहां मिल जाता है, हमें मिल जाता है एट कैथोड। ये बुक के अंदर है, जब आप अब पढ़ोगे आपको पूरा समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। ये था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में हाई रिएक्टिव को कैसे अलग करते हैं। अब समझो मिडल रिएक्टिव एलिमेंट को कैसे अलग करते हैं। बेटा मिडल रिएक्टिव एलिमेंट में 2 टाइप के ओर होते हैं, एक होता है हमारा कार्बोनेट और एक होता है हमारा सल्फाइड ओर। जैसे जिंक कार्बोनेट, जिंक के साथ अगर कार्बोनेट चिपक कर आ गया तो उसको हम कार्बोनेट ओर बोलेंगे, और जिंक के साथ अगर सल्फाइड चिपक कर आ गया तो उसको हम सल्फाइड ओर बोलेंगे। कार्बोनेट ओर को अलग करने के लिए, देखो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर दोनों को अलग करने के लिए, दोनों को ही हम ऑक्साइड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, ऑक्साइड। लेकिन कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कैल्शिनेशन होता है, और सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलने के लिए जो प्रोसेस होता है रोस्टिंग होता है। अब इन दोनों के बारे में ध्यान सुनो। अगर आप स्ट्रांगली हीट करोगे इन लिमिटेड एयर, अभी बताया था मैंने, ये अगर लिमिटेड एयर में कन्वर्ट करोगे तो ये Zn में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट होगा, तो मेटल ऑक्साइड तो बन गया। जब आप स्ट्रांगली हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, दोनों में स्ट्रांगली हीट हो रहा है, दोनों में ही स्ट्रांगली हीट हो रहा है, दोनों ही ऑक्साइड में बदल रहे हैं। डिफरेंस क्या है, इसको लिमिटेड एयर में हीट करते हैं, इसको एक्सेस एयर में हीट करते हैं। सो कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड व्हेन इट स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड एयर, ये हो गया कैल्शिनेशन। सल्फाइड ओर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड व्हेन इट स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। रोस्टिंग में एक्सेस एयर लेते हैं हम, इसमें लिमिटेड एयर लेते हैं, बस यही डिफरेंस है बेटा।
यही डिफरेंस है। तो ये मैं बता चुका हूं ये है क्या, आपकी एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी है बेटा, उसमें जरूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन, रोस्टिंग कैल्सिनेशन, देखो कैल्सिनेशन की डेफिनेशन तो इधर भी लिखी हुई है, ये रहा, इन द प्रोसेस हीटिंग ऑफ ओर स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड एयर, इन द एब्सेंस या लिमिटेड एयर। अब इसी लिमिटेड एयर की जगह आप क्या लिखो, रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर, यहां पे सल्फाइड ओर जोड़ देना बस, ठीक है, सल्फाइड और स्ट्रांगली इन द एब्सेंस अनलिमिटेड एयर की जगह एक्सेस एयर लिख देना, ठीक है। तो कार्बोनेट, यहां पे कार्बोनेट है तो उसमें सल्फाइड होगा, सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई बेटा, चलो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऑक्साइड में, फिर ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, यहां पे रिडक्शन कर लो, यहां पे हम क्या कर देते हैं इसका बेटा, रिडक्शन कर देते हैं, और रिडक्शन करने पे हमें प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक। इसमें क्या करते हैं, सीधा हम रोस्टिंग करते हैं, हमें प्योर मेटल मिल जाता है। लो रिएक्टिव का तो पेपर में ज्यादा आता भी नहीं है, हाई रिएक्टिव का आता है और मिडल रिएक्टिव का आता है। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, और मैं एंटायर चैप्टर को डिटेल में करवा चुका हूं विद द हेल्प ऑफ दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होकर आते हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आध सवाल और है जो मैं वैसे ऑरली बताना चाहूंगा, जैसे कि जो बारिश का पानी जो होता है बेटा, रेन वाटर है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर नॉट, ये सवाल भी बहुत कॉमनली पूछा गया, इसलिए मैं बता देता हूं। बिकॉज इन अ रेन वाटर आयन्स आर प्रेजेंट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन इन अ रेन वाटर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर देयर इज नो आयन्स प्रेजेंट एंड बिकॉज ऑफ नो आयन प्रेजेंट इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो बारिश का पानी होता है उसमें आयन्स होते हैं, और आयन्स के होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में क्योंकि आयन्स नहीं होते वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये थे सवाल जो मुझे एक और याद आ गया कि ये भी बता देना चाहिए बच्चों को, दैट्स व्हाई आई जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे और ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको समझ में आया, डिटेल में सब कुछ समझ में आया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि वो भी देख सके। और क्योंकि मैं इस चैनल पर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, इसलिए ये आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।